नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं। अब मैं सोच रहा अब तो ईपीपीसीएल निकल गया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग चालू करते हैं किसके लिए, बार्क का पेपर है। बार्क का पेपर कब है? बार्क इलेक्ट्रीशियन का पेपर कब है? 23 नवंबर को। 23 नवंबर को बार्क इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। अब इतना कम समय बचा है। आप लोग तो सब तैयारी कर ही लिए होंगे, कुछ ऐसा बचा नहीं जो तैयारी आपकी छुट्टी हो। लेकिन तब भी ईपीपीसीएल में देखिए बच्चों को बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों को बहुत परेशान किया। ईपीपीसीएल में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत परेशान किया बच्चों को। ऐसी परेशानी दोबारा ना हो, बहुत परेशान किया है। ऐसी परेशानी दोबारा ना हो जो आने वाली बार का एग्ज़ाम है फिर से ना परेशान करने लगे। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चैप्टर हैं उसको आपको पढ़ा दिया जाए सही ढंग से, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 क्लासेस हो चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। जो नए हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, वो देखेंगे इसमें हमें पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें तीन पार्ट में हम बांट के इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे। पहले जो पहला पार्ट है उसमें हमको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो दूसरा है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा जो है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़िए, आप कहीं दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़िए। सब टॉपिक क्लियर होना चाहिए और क्या प्रश्न पूछता है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल से अगर आप जुड़ के पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की गारंटी ले लीजिए। और जितने भी 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन वो पूछेगा, सभी के सभी प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए से आएंगे और आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों एक बार विश्वास करके देखिए, ठीक है। देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिरोध कितने तरह का होता है, रजिस्टर जो होता है वो कितने तरह का होता है। डायोड के बारे में पढ़ते हैं, डायोड कितने तरह का होता है, ठीक है। और पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर, वो भी कितने प्रकार का होता है, उसके कार्य विधियों के बारे में पढ़ते हैं, उससे मिलकर क्या क्या बनाया जा सकते हैं, जैसे रेक्टिफायर, ये सब चीज़ें, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब उसमें पढ़ते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, गेट के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी गेट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो एडर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सबट्रैक्टर जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करेंगे दोस्तों। और जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये CR के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेट पढ़ेंगे, मॉसफेट पढ़ेंगे, ठीक है। IGBT पढ़ेंगे, ठीक है। GTU पढ़ेंगे। ये सब जितनी चीज़ें हैं हम लोग इधर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी में हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ेंगे जिससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको हल्का फुल्का डिटेल हम दे दे रहे हैं। तो प्रश्न इसी सबसे पूछता रहता है, घूम फिर के, और क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट पूछता है, लेकिन हम लोग प्रश्न समझ ही नहीं पाते हैं तो हम लोग जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, आप पढ़ेंगे सबसे मज़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में ही आएगा, और हम जो बताएंगे वही क्वेश्चन रिपीट करेगा। आप देखिएगा, या प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए, या अभी जो ईपीपीसीएल दिए होंगे उसमें क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा कि सर ने जो कहा वह हुआ कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम आज के टॉपिक में पढ़ाने जा रहे हैं। 4 लेक्चर हो चुका है, 4 वीडियो आप जाके पहले देख लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि पहले लेक्चर से चालू करेंगे, पहले से चालू करेंगे और अंतिम तक जाएंगे, ठीक है।
सीरियल नंबर इसमें होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आप सीरियल नंबर से ही पढ़ पाएंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। बीच से आप इलेक्ट्रिकल जैसा सोचेंगे कि बीच से क्वेश्चन उठा के हम कोई चैप्टर उठा के पढ़ने लगे हमें समझ में आ जाए तो नहीं आएगा। ठीक है, शुरू से पढ़िए और अंतिम तक पढ़िए। ठीक है, आपका 23 तारीख के पहले पहले ही ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जैसा प्रश्न पूछता हो वैसे हम पढ़ा देंगे। चलिए आज चलते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं और आज हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या है? पहला प्रश्न तो यही है कि रेक्टिफायर है क्या। ठीक है, क्या करता है, रेक्टिफायर में क्या लगा होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये सब प्रश्न हम लोग देखेंगे। रेक्टिफायर में पहला चीज़, रेक्टिफायर है क्या, ये क्या है, क्या है ये रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर, उसमें जो मेन इसका कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट क्या है इसका, डायोड। रेक्टिफायर में मुख्य रूप से देखिए सबसे ज़्यादा उपयोगिता किसकी है, डायोड की। तो रेक्टिफायर में डायोड आपका लगा होता है। ठीक है, ये रेक्टिफायर करता क्या है, ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में। अगर हम उसे एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई मतलब इस तरह की सप्लाई देंगे, तो ये जो ऐसे गया है इसको, इस एसी वाले को इसको तान के सीधा कर देगा, मतलब ऐसे सीधा बना देगा, मतलब ये क्या बना देगा, डीसी। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो कहेगा कि एसी वोल्टेज को क्या करता है, तो आप अगर वोल्टेज है, अगर एसी का वोल्टेज है तो डीसी का वोल्टेज बना देगा। ठीक है, अगर एसी का करंट है, एसी की धारा है तो वह डीसी की धारा बना देगा, डीसी करंट कर देगा। ठीक है, आपको यहाँ एक चीज़ आपको पता चला रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर क्या है, तो डायोड ये सबसे मिलकर बना होता है। रेक्टिफायर काम क्या करता है, पूछेगा कोई, इसका रेक्टिफायर काम क्या है, क्या करता है काम है, ये भी देखो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है। तो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलना। अगर एसी का वोल्टेज का सिग्नल है तो डीसी के वोल्टेज के सिग्नल में बदल देगा, अगर एसी का करंट का सिग्नल है तो डीसी के करंट के सिग्नल में बदल देगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए रेक्टिफायर हम जान गए, रेक्टिफायर कितने तरह का होता है। ठीक है, रेक्टिफायर कितनी तरह का होता है इसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, तो रेक्टिफायर 3 तरह का होता है दोस्तों, 3 तरह का। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, 3 हमारे पास रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूछ लेगा तो आप समझ जाएंगे रेक्टिफायर कितने होते हैं, 3, हाफ वेव और फुल वेव और ब्रिज। ये बेसिकली दोनों एक ही जैसे होते हैं, ये दोनों देखें तो एक ही जैसे होते हैं। ये भी फुल वेव होता है, ये भी फुल वेव ही होता है, लेकिन यह थोड़ा अच्छा माना जाता है, महंगा थोड़ा होता है। तो हर की अपनी कमियां हैं, कुछ न कुछ लाभ हैं, उसको देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, पहला देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अभी हम लोग देखें कि रेक्टिफायर कितने तरह का होता है। ठीक है, इसको नोट आप बनाते जाएंगे और जितनी चीज़ें बताई जाए उसको आप नोट बनाते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर मान लीजिए है, ठीक है, इससे एक डायोड को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे एक डायोड हम जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लोड है। ठीक है, ये आपका लोड है जिसका रेजिस्टेंस RL है, ये आपका डायोड है। ठीक है, ये तो जानबा करते हैं ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब यहाँ हमने सप्लाई दे दिया, एसी सप्लाई हमने दे दिया इसको।
अब एसी सप्लाई यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अगर मान लीजिए टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, यहाँ क्या चलाएगा, यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन कारण। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस चला जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए ये डायोड जो है, ये जो डायोड है, ये डायोड के पी टाइप को मिल गया पॉजिटिव। ये जो पी टाइप है, बड़ा वाला पी टाइप होता है, पी टाइप को मिल गया पॉजिटिव, और छोटा वाला होता है नेगेटिव। ये पी टाइप को मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को मिल गया इधर से नेगेटिव। एन टाइप को मिल गया क्या, इधर होता है पी टाइप, इधर होता है एन टाइप। पी टाइप को मिल गया पॉजिटिव और एन टाइप को मिल गया नेगेटिव। ऐसे कंडीशन में ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। ये डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। और जब डायोड ऑन हो जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। किधर से? धन से लेके ऋण की तरफ धारा का प्रवाह इसमें होने लगेगा। इसमें धारा ऐसे बहने लगेगी, धारा ये लोड में से धारा जाने लगेगी, धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, और इसमें से जब होके जाएगी तो हमारा डीसी हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा जुड़ा हो, ठीक है, अगर ये उल्टा जुड़ा हो तब क्या होगा? ये तो फॉरवर्ड बायस में किसकी कहानी है, लेकिन अगर ये उल्टा जुड़ा हो तो क्या होगा? ठीक है, उल्टा अगर हम रिवर्स बायस में देखें तो इसी जगह हम इसको बदल दें, इसी जगह हम इसके डायरेक्शन को बदल दें। ठीक है, ऐसे बन गया। उस समय ये जो एन टाइप है, एन को पॉजिटिव मिल गया और इसको मिल जाएगा नेगेटिव। उस समय डायोड क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में। कि नेगेटिव को मिल जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिल जाता है नेगेटिव। उसमें डायोड हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड ऑफ होता है, डायोड काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें धारा प्रवाह होगा नहीं। समझ में आया? इसकी दो कहानी निकली। पहला केस क्या निकला, केस मतलब स्थिति। पहली स्थिति क्या निकली कि अगर हम लोग या सीधे सीधे किए कि डायोड हमारा क्या है, पहली स्थिति क्या निकली कि डायोड हमारा क्या है, अगर फॉरवर्ड बायस में है तो धारा प्रवाह होगा। अगर डायोड हमारा क्या हुआ, रिवर्स बायस में हुआ तो धारा प्रवाह नहीं होगा। यही दो स्थितियां बनेंगी, केस फर्स्ट और केस सेकंड। दो स्थितियां बनेंगी हमारे पास। फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह होगा और रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाएगा, वह क्लोज सर्किट हो जाता है। क्लोज सर्किट जैसा व्यवहार करने लगता है। और रिवर्स बायस में यह ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करने लगता है। कैसा व्यवहार करता है? ओपन सर्किट जैसा व्यवहार। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बताइए कोई जो डायोड है वह क्लोज सर्किट जैसा व्यवहार कर रहा है, क्लोज सर्किट जैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसकी बायसिंग कैसी हुई है? फॉरवर्ड बायसिंग हुई है कि रिवर्स बायसिंग हुई है कि कोई बायसिंग नहीं किया गया है, मतलब अनबायस्ड है? बताइए। तो अगर क्लोज सर्किट जैसा व्यवहार कर रहा है तो वो फॉरवर्ड बायस में है। अगर वो ओपन सर्किट जैसा व्यवहार कर रहा है तो वह रिवर्स बायस में है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बाकी आप समझ ही गए हैं। ठीक है, हम लोग तो परीक्षा देना है, याद करने वाली चीज़ें। तो इससे पूछेगा और क्या, इसमें कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? कितने डायोड होते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड है? एक डायोड। कितना डायोड होता है दोस्तों? एक डायोड हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें आप इसे नोट करिए, और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या वो पूछता है, क्या क्या नहीं। तो इसको दोस्तों आप लोग देखेंगे। चलिए, अब इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको हम बता देते हैं, क्या क्या पूछ सकता है। ये तो इसके वर्किंग होगी, कैसे काम करता है वो हमने बताया कि दो स्थितियों में किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या क्या प्रश्न वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इससे वो 8 तरह का आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, 8 चीज़ें वो आपसे पूछता है। क्या क्या? पहला क्या पूछेगा? डायोड की संख्या। क्या पूछेगा कि डायोड की संख्या कितनी होती है ना। दूसरा चीज़ उसका पीआईवी पूछ लेता है कि पीआईवी कितनी होती है। ठीक है, तीसरा
तीसरा इसका पूछ लेता है आपका RMS मान, RMS मान। चौथा उसका DC मान, DC मान उसका क्या होगा, या DC धारा RMS धारा ऐसे सीधे से लिख लो, ठीक है, RMS धारा और DC धारा, ठीक है। उसके बाद उसकी दक्षता पूछ लेगा कि इफिशियंसी कितनी होती है, दक्षता पूछ लेगा। और उससे पूछ लेगा रिपल कितना होता है, और पूछेगा रिपल फ्रीक्वेंसी, इतनी चीज़ें आपसे पूछता है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें आपसे दोस्तों पूछता है, ठीक है। 7 चीज़ों का अगर आपको याद है रेक्टिफायर में, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो, चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, अगर ये 7 चीज़ें आपको पता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला दोस्तों। चाहे रेक्टिफायर से कुछ भी पूछ ले, आप सब बता देंगे और इसी नोट से ही आएगा। अब देखिए डायोड की संख्या कितनी होती है, तो हमने बताया हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड होता है, एक ही डायोड हम लोग लगाए थे, ठीक है। कितना डायोड होता है, एक डायोड, ठीक है। PIV, अब देखिए PIV का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ समझ लेते हैं ना, PIV होता क्या चीज़ है, ठीक है। PIV का फुल फॉर्म क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। जो PIV का फुल फॉर्म होता है, PIV का फुल फॉर्म क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक मतलब होता है चोटी, शीर्ष, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, वोल्टेज का मतलब वोल्टेज। मतलब हम सीधी बात में समझ जानना, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, आप क्या समझेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज से। कोई पूछेगा पीक इनवर्स वोल्टेज से आप क्या समझेंगे, ये मान लीजिए कोई डायोड है, इसको हमने जोड़ दिया किससे, रिवर्स बायस में इसको हमने जोड़ दिया, क्योंकि P वाले को जोड़ दिया निगेटिव से और N वाले को जोड़ दिया पॉजिटिव से। तो यहाँ कैसी बायसिंग हुई है, यहाँ कैसी बायसिंग हो गई, रिवर्स बायस। कैसी बायसिंग हुई, रिवर्स बायस। कैसी बायसिंग हो गई, यहाँ लिख लेते हैं, कैसी बायसिंग हो गई, यहाँ पर रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। ये डायोड कैसा जुड़ा है, रिवर्स बायस में। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या बताता है कि जब इसे हम अपोजिट में जोड़े, ठीक है, रिवर्स बायस में जोड़े, उस समय ये डायोड कितना वोल्टेज सहन कर रहा है। वोल्टेज इसको देते जाओ, निगेटिव में वोल्टेज देते जाओ, उतना वोल्टेज दो कि इसका जंक्शन टूटने वाला हो, ठीक है, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, जंक्शन का टूटना। अगर जंक्शन टूट रहा है तो कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। तो जंक्शन टूटने से पहले जो वोल्टेज रहेगा उसी को कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। मतलब सीधी बात में कि डायोड रिवर्स बायस में जितना वोल्टेज सहन कर सकता है, जो डायोड है वह रिवर्स बायस में, किसमें, रिवर्स बायस में जितना वोल्टेज, रिवर्स बायस में जितना वोल्टेज सहन कर सके, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे हमें कि पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या है, डायोड रिवर्स बायस में जब उससे कनेक्ट करें तो जितना वोल्टेज सहन कर सके। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाए तो डायोड हमारा क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, उसके बाद जल जाए, ठीक है, गर्म होकर जल जाएगा। तो जितना वोल्टेज वो सह ले रहा है उसी को हम लोग कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो मान ली इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, Vm। RMS धारा, वो RMS धारा निकालने के लिए भी कहेगा। पीक इनवर्स वोल्टेज भी पूछ लेता है, ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज भी पूछ लेता है। अभी देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा भी था EPPCL TG2 के पेपर में 7 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। कितने तारीख को, 7 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में देख इसका क्वेश्चन आया था कि बताइए पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है वो गलत ढूंढना था कि रेक्टिफायर में क्या बात गलत है कही गई है। तो वहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है Vm और फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है 2Vm, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vm होता है
फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 2 Vm और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या होता है Vm। जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज, वही होता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसका डबल होता है। तो वहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, अभी आंसर किया आएगा तो वहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है Vm। RMS धारा का सूत्र पूछा है कि RMS धारा निकालने के लिए क्या सूत्र होगा RMS धारा के लिए। तो RMS धारा के लिए क्या होता है Im/2। RMS धारा के लिए कितना होता है Im/√2, Im/√2। और अगर DC धारा निकालना है हमें तब कैसे निकालेंगे, सॉरी, इसके लिए होता है Im/2। और DC धारा निकालना है तो मैक्सिमम धारा बटे पाई, मैक्सिमम धारा बटे अगर हम पाई कर देंगे तो हमें DC धारा मिल जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर में। और दक्षता कितनी होती है तो 40.6%। दक्षता कितनी होती है 40.6% होती है इसकी दक्षता। ये भी परीक्षा में बहुत पूछता है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है 1.21। रिपल फैक्टर कितना होता है 1.21, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो FI, ये I मतलब होता है या FR लिख दो, रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितना है FR, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी थी। अब देखिए इस सवालों को हम जवाब कैसे दें। अब एक चीज़ तो अभी देखिए हमने बता दिया था, ठीक है। PIV क्या होता है अभी बता दिया। RMS मान आप जानते ही हैं, ठीक है। DC RMS धारा और DC धारा आप जाने ही जाते हैं। दक्षता या इफिशियंसी इसकी कितनी होती है तो याद कर लो, इतना होता है। रिपल क्या होता है, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर 1.2 है। रिपल फैक्टर क्या होता है चलिए देखते हैं। रिपल फैक्टर तो देखो रेक्टिफायर करता क्या है, हमने बताया था कि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर का काम क्या है, वह उसको देंगे AC तो रेक्टिफायर हमें क्या दे देगा DC। रेक्टिफायर AC को DC में बदल देता है, लेकिन जो DC मिलता है वो DC शुद्ध नहीं होता है। यहाँ पर जो DC मिलेगा ये कैसे DC मिलता है हमें, अशुद्ध। कैसे DC मिलता है, अशुद्ध। यहाँ जो DC मिलता है वो अशुद्ध होता है। किसकी अशुद्धि होती है, ये भी पूछने वाली बात है कि किसकी अशुद्धि है, DC में किसकी अशुद्धि है तो किसकी है AC की। AC की मात्रा उसमें जो होती है कुछ AC की मात्रा आ जाती है। जब AC से DC में बदल रहा है तो पूर्ण रूप से AC को DC में नहीं बदल पा रहा है, बल्कि DC में कुछ ना कुछ AC की मात्रा आ जा रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ AC का गुण आ जा रहा है, कुछ ना कुछ अशुद्धि के रूप में AC आ जा रहा है, ठीक है। तो जितना आ रहा है उसी को कहते हैं रिपल फैक्टर। समझ में आ गया। रिपल फैक्टर क्या होता है कि शुद्ध DC में, ठीक है, तो रिपल फैक्टर होगा 0। शुद्ध DC होगा तो उसमें रिपल फैक्टर कितना होगा 0। लेकिन जो DC अशुद्ध मिल रहा है, रेक्टिफायर से बन के मिल रहा है, उसमें रिपल की जो मात्रा होगी या अशुद्धि की जो मात्रा होगी या सीधी सीधे कहिए AC की जो मात्रा होगी, ठीक है। जो हमें रेक्टिफायर से जो हमें DC मिलता है उस DC में जितना मात्रा AC का होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो AC का कितना मात्रा होता है 1.21, 1.21 जो होता है वह रिपल फैक्टर होता है इस, ठीक है। रिपल फ्रीक्वेंसी देखिए, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके लिए हमें आपको इनपुट आउटपुट ग्राफ समझना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओमेगा टी ये हमारा वोल्टेज है V, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। हमने इस दिया इस तरह का इनपुट हम ऐसे ही देते हैं। ये हमारा होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक हमारा होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और हमारा एक होता है निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। एक ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल धनात्मक अर्धचक्र, और नीचे वाले को क्या कहते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र नेगेटिव हाफ साइकिल।
अब देखिए हमने तो ये दिया है, लेकिन हम लगाए हैं कितना डायोड, एक ही डायोड। तो एक बार वो AC में तो बदल दे रहा है, AC को एक बार DC में बदल दे रहा है जब फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन जैसे रिवर्स हो रहा है नेगेटिव के लिए तो रिवर्स हो जाएगा। जैसे रिवर्स होगा, डायोड हमारा किस तरह का था, इस तरह का, इस तरह का डायोड हमारा था। और जब वो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में, तब तो धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जैसे ही रिवर्स बायस होगा वो क्या हो जाएगा, धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में धारा का प्रवाह होगा तो ऐसे ऐसे करके बना लेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए धारा तो मिलेगी, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो क्या होगा, ऑफ होगा। डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर पॉजिटिव के लिए फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फिर हमें धारा मिलेगी। निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें रहेगा ऑन, इसमें रहेगा ऑफ, इसमें रहेगा ऑन, इसमें रहेगा ऑफ। ऑन क्यों है, क्यों है ऑन, क्योंकि उस समय डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में। ऑफ क्यों है, क्योंकि डायोड हमारा क्या है, रिवर्स बायस में। यहाँ पर ऑन है क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ रिवर्स बायस में है इसलिए ऑफ है। बात समझ में आया। अब देखिए जितना हम दिए थे, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एक चक्कर, 1 सेकंड में चक्कर संख्या। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या। 1 सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। 1 सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है, एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक इसमें होता है, यहाँ से यहाँ तक, उसका फिर रिपीट किया। यहाँ कितना चक्कर है, 2 चक्कर। तो फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पर 2 बार हुई। फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, 2। एक तो फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हुई इस इनपुट के लिए, इनपुट के लिए 2। आउटपुट में देखिए, एक बार यहाँ से यहाँ मिला, फिर नहीं मिला, फिर यहाँ से यहाँ मिला, फिर नहीं मिला, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे गया, फिर नहीं मिला, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ तो मिला जुला समझिए, तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, रिपीट ही तो कर रहा है, अपनी चीज़ों को दोहराए, यहाँ दोहरा रहा है। तो यहाँ भी फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 2। तो फ्रिक्वेंसी में कोई बदलाव हुआ नहीं, जितना फ्रिक्वेंसी हमारा इनपुट का था उतना ही फ्रिक्वेंसी हमारा आउटपुट का है। तो रिपल फ्रिक्वेंसी कितना, EFR। अगर वो आपसे प्रश्न पूछ ले कि इनपुट फ्रिक्वेंसी दे देगा, मान लीजिए सवाल में कि इनपुट फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो बताइए आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितना होगा। आउटपुट फ्रिक्वेंसी अगर पूछे तो कितना होगा आउटपुट फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। दोस्तों समझ में आया आपको। चलिए इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको बनाइए, बनाइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या होती हैं, लेकिन पहले फुल वेव रेक्टिफायर का चित्र देख लेते हैं। यह है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं सेंटर टेप करते हैं। सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है। और कैसा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप। सेंटर मतलब बीच, सेंटर मतलब बीच, बीच में से टेपिंग करके गया है। तो बीच में से टेपिंग करके गया, इसमें हमने एक लगा दिया क्या, लोड, और जिसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RL। एक लोड लगा दिया हमने। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में ऊपर एक डायोड लगा देते हैं, एक डायोड नीचे लगा देते हैं, बीच में सेंटर टेप करके हम एक लोड लगा देते हैं। ठीक है, बीच में सेंटर टेप है, इसीलिए इसमें इसका नाम हो गया सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। कैसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। तो पूछता है कि किस रेक्टिफायर में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सेंटर टेप इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो टेपिंग होगी, जो टेप मतलब जोड़ना, जो जोड़ा जाएगा वो सेंटर से जोड़ा जाएगा, इसलिए इसका नाम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर पड़ गया। चलिए देखिए इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ हम सप्लाई दे दिए इसको। ठीक है, जैसे इसको सप्लाई देंगे तो मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव, तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा म्यूचुअल कार्ड, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। बीच में से भी एक लाइन गई है, तो अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा, निगेटिव, और यहाँ निगेटिव है तो नीचे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया
पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, इधर से घूम के इसको निगेटिव मिल गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, डायोड D1, दो डायोड है, D1 एक D2, नाम लिख दिए, D1 D2 दो डायोड है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑन। जब पॉजिटिव रहेगा इसको मिलेगा तो ये उस समय ऑन हो जाएगा, और जब इसको निगेटिव मिल गया, बड़े वाला को पॉजिटिव होता है और इसको निगेटिव मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। इतनी इस बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि P को अगर पॉजिटिव मिल गया तो ये ऑन हो जाएगा, अगर P को निगेटिव मिल गया तो ये ऑफ हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऑन हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में चला गया। या क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि रिवर्स वाइस में चला गया। जब ए ऑन हो जाएगा उस समय धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। धारा का प्रवाह इस डायोड में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफ है, ओपन सर्किट। ऑफ मतलब ओपन सर्किट जैसा व्यवहार कर, तार टूटा हुआ है ऐसा व्यवहार करेगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह केवल इसी में होगा, लोड में धारा मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये तो कहानी किसके लिए थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। लेकिन अगर साइकिल बदलेगी, निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ निगेटिव था तो पॉजिटिव। जब यहाँ निगेटिव हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, तो पूरा यहाँ बदल जाएगा। निगेटिव है तो यहाँ चला जाएगा निगेटिव, और पॉजिटिव है तो यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव। और ऊपर निगेटिव है तो नीचे हो जाएगा उसका उल्टा, और नीचे अगर उल्टा है तो यहाँ पर हो जाएगा उसका उल्टा। यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग चक्कर बदल के देखेंगे तब क्या होगा, तब P को मिल गया निगेटिव, इस समय ए ऑफ हो जाएगा क्योंकि रिवर्स वाइस में चला जाएगा। और पॉजिटिव P को मिल गया पॉजिटिव, तो ऐसे कंडीशन में यह ऑन हो जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। उस समय धारा का प्रवाह इधर से इधर होगा इसमें। ठीक है, तो दोनों दिशा में देखिए, दोनों कंडीशन में धारा का प्रवाह हमेशा इधर से इधर ही हो रहा है, दोनों एक ही तरफ से इन कर रहा है, धारा का प्रवाह एक ही तरफ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी धारा मिल रहा है हमें, निगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ जो AC दे रहे हैं हम, AC जो दे रहे हैं, तो पॉजिटिव में भी हमें धारा मिल रहा है, और निगेटिव जब दे रहे हैं तो निगेटिव में भी धारा मिल रहा है। धारा का प्रवाह दोनों टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिगर हमारा बन गया, यही किसकी क्रियाविधि है। एक बार पॉजिटिव के लिए कार्यप्रणाली देख लेंगे, एक बार निगेटिव के लिए कार्यप्रणाली इसका देख लेंगे, वर्किंग देख लेंगे। हमने आपको समझा दिया। अब चलिए चलते हैं जो क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में जवाब देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करता है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का एक प्रश्न हो गया। डायोड की संख्या कितनी होगी, तो कितना डायोड, एक यहाँ डायोड एक यहाँ डायोड। क्यों दो लगाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जितना AC दे हमें पूरा पूरा DC मिले, हमारा कोई भी AC खराब न जाए, पूरा पूरा हमें DC मिल जाए। ठीक है, इसलिए हमने दो डायोड लगाया। तो डायोड की संख्या कितनी होगी, दो। PIV कितना होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना, 2Vm। RMS धारा कितनी होगी, तो वही RMS धारा कितनी होगी, Im/√2। और ये क्या होगा, DC धारा कितनी होगी, 2Im/पाई, 2Im/पाई। जो पहले जितनी धारा थी उसकी क्या हो जाएगी, डबल DC धारा हो जाएगी। DC जो धारा थी वो पहले की क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। पहले की जस्ट क्या हो जाएगी, डबल। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना था, Im/पाई था, यहाँ पर दोनों साइकिल के लिए प्राप्त हो रहा था, डबल हो जाएगा। दक्षता कितनी हो जाएगी, जब हमें दोनों दक्षता भी हमारी क्या हो जाएगी, डबल। पहले 40.6 थी, तो 40.6 का डबल करिए, दूना कर दिए, कितना हो जाएगा, 81.2। कितना हो जाएगा, 81.2%। रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा, रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा, लगभग आधा के बराबर हो जाएगा, आधा से भी कम हो जाएगा। कितना, 50% के आसपास जाएगा, 48.6, अरे 0.486। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, पहले की डबल। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, पहले की डबल रिपल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। रिपल फ्रिक्वेंसी को आई से दिखाते हैं, Fi से। तो रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी है, पहले की डबल रिपल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें डबल आउटपुट मिलेगा। चलो देखो कैसे ऐसे प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, कैसे प्रश्नों को उत्तर हम दे पा रहे हैं, इसको देखते हैं। इसको हम इनपुट आउटपुट ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, हमने इसको दे दिया, ये हमारा ω/t है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी डायोड, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी ऑन होगा,
ये हमारा इनपुट है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए भी हमारा डायोड ऑन होगा, उस समय भी हमें आउटपुट मिलेगी। और नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे आएगा उस समय नीचे वाला बताए थे ऑन हो जाएगी, उस समय भी हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, ऐसे फिर पॉजिटिव आएगा तो फिर हमें आउटपुट मिलेगी, और फिर नेगेटिव आएगा तो उसमें भी हमें आउटपुट मिलेगी। मतलब जितना हमने एसी दिया उसके सभी हाफ साइकिल को हम लोग यूज कर ले रहे हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल का यूज कर पा रहे थे, नेगेटिव हाफ साइकिल का यूज नहीं कर पा रहे थे। ये इसका एक दोष भी हो गया, इसमें दोनों हाफ साइकिल का हम यूज कर पा रहे हैं, तो इसका एक लाभ भी हो गया ये। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, इसमें कितनी फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा एक फ्रिक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रिक्वेंसी, कुल टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 2। जो तरंग चल रही है उस एसी की कितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दिखाई गई है 2, लेकिन यहाँ पर कितनी डीसी की कितनी फ्रिक्वेंसी मिली 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, क्योंकि साइकिल रिपीट कर रहा है, यहाँ के बाद फिर रिपीट किया, यहाँ के बाद फिर रिपीट किया। जहाँ जैसे रिपीट करने लगेगा एक साइकिल कंप्लीट मानेंगे। कितनी साइकिल हो गई 4, तो इसका क्या हो गया 2 का दूना हो गया सीधे 4, इसीलिए उसमें जो फ्रिक्वेंसी थी वो FI थी, तो इस बार हमने कितना लिखा 2FI। अगर पूछ लेगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए एक फुल वेव रेक्टिफायर है, कैसा रेक्टिफायर है फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, कितनी हर्ट्ज है 60 हर्ट्ज। एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो बताइए कि रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, बताइए रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो अगर ये 60 हर्ट्ज है तो रिपल फ्रिक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा जस्ट डबल 120 हर्ट्ज इसका रिपल फ्रिक्वेंसी होगा। जस्ट इसका इनपुट का जस्ट डबल हमारा होगा आउटपुट। जब आउटपुट डबल हो गया तो फ्रिक्वेंसी भी हमारी क्या होगी डबल। इनपुट जितना था उसका डबल हमें आउटपुट मिला, इसीलिए हम यहाँ डबल आउटपुट कर दिए थे। पहले 40.6 था उसका डबल कर दिए, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए था 40.6, इस बार दोनों साइकिल के लिए मिल रहा है तो हमारा डबल 81.6। समझ में आ गया। इसमें पूछने वाला जितना लिखा है यही सब डाटा आपसे बार बार पूछता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ, इसको नोट करिए। तो चलिए दोस्तों देख लिए हम, अब चलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ चलते हैं। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का ये चित्र है, किसका चित्र है ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, यहाँ हमारा ये सप्लाई है, ये सप्लाई से लगा दिए और उसके बाद हमारा सप्लाई इधर चला गया। इसमें 4 डायोड लगे, 1 2 3 4 डायोड लगे रहते हैं। और इसमें एक लोड लगा देते हैं, यहाँ से एक निकाल लिए, यहाँ से तार निकाल दिए और एक हमने लोड लगा दिया, यहाँ तार ढका दिया ऐसे करके, ये हमारा एक लोड लग गया RL लोड। ठीक है, एक हमारा लोड लग गया। इसमें देखेंगे ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह जस्ट काम करेगा। इसमें देखेंगे वैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिखेंगे कि धारा का प्रवाह होगा, और ये एक बार देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग तो आपसे पूछेगा नहीं, बस ये आपसे पूछेगा कि डायोड कितने लगे होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 कितने डायोड लगे होते हैं 4 डायोड। कितने डायोड लगे होते हैं 4। इसमें 2 चीज़ रहता है, 2 चीज़ बदलेगा, बाकी सभी चीज़ें सेम ही रहती हैं। जो इसमें रहेगा वही चीज़ें उसमें भी रहेगा, बस 2 चीज़ बदलता है, डायोड की संख्या बदल गई और ये PIV मान बदल जाएगा। ठीक है, इसमें PIV मान कितना होगा VM ही होगा, बाकी यह सभी चीज़ें सेम ही रहेंगी। इनपुट आउटपुट ग्राफ भी सेम रहेगा, जो उसमें इनपुट आउटपुट ग्राफ बनाए थे फुल वेव रेक्टिफायर का, वही इनपुट आउटपुट ग्राफ इसमें बना लीजिए, सेम, सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो डायोड की संख्या 4। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि किस रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4 होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में, या ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं 4। ये भी बहुत पूछा जाता है। कठिन बनाएगा तो पूछेगा पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है VM, जो अभी पूछा था 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। और RMS धारा मान पूछेगा, RMS का धारा मान कितना होगा, इस सूत्र से निकालेंगे। DC का धारा मान कितना होगा, इस सूत्र से। जो फुल वेव रेक्टिफायर में जो लगाएंगे वही, दक्षता कितनी होगी जितना उसमें उतना इसमें, रिपल फैक्टर जितना था उसमें उतना इसमें, रिपल फ्रिक्वेंसी जितना था उसमें उतना इसमें, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सभी चीज़ें सेम है दोस्तों। तो आज हम मान के चलते हैं कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ लिया, मतलब पूरा हम रेक्टिफायर पढ़ लिए। रेक्टिफायर का कोई भी क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, अब आप उसे देखिए। अगले हम वीडियो में लेके आएंगे जो हमें मिल रहा है DC आउटपुट, उस रिपल को कैसे ख़त्म करें, वहाँ पर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।